सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भाभी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डिलेट थर्ड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जानने वाले हैं कि आपका जो सेकेंड पेपर है, आपके थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर, उसका सिलेबस क्या है, उसके पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना कि आप लोगों को पढ़ना क्या है। जब आप ये जान जाओगे कि आपको पढ़ना क्या है तो आगे का सिलेबस अपने आप आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है या समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। तो मैं आपको मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ कि समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी बच्चों की एक साथ शिक्षा, यानी कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी प्रकार से वो विशिष्ट बालक हो, यानी कि उसको देखने में समस्या, उसको बोलने में समस्या, उसको सुनने में समस्या, उसकी हड्डियों में समस्या है, या वो बच्चा किसी भी प्रकार से कह सकते हैं शारीरिक रूप से दिव्यांग बालक है, तो ऐसे बच्चे और जो सामान्य बच्चे हैं, सारे के सारे बच्चे जब एक ही कक्षा में बैठ करके शिक्षा लेते हैं, एक ही शिक्षक उन्हें पढ़ाता है, तो यही होती है समावेशी शिक्षा। तो समावेशी बालकों के प्रकार, समावेशी बालकों हेतु अवसर, समावेशी बालकों की पहचान, अध्यापक की भूमिका, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आते हैं विशिष्ट बालक। तो विशिष्ट बालकों में सामान्य बालकों को छोड़ करके सारे बालक आते हैं। सामान्य बालकों को अगर छोड़ दिया जाए तो सारे बालक, जो प्रतिभाशाली बालक हैं वो भी विशिष्ट बालक आए होंगे, और जो बच्चे किसी भी रूप से शारीरिक रूप से अक्षम है, यानी कि दिव्यांग बालक हैं, वे भी विशिष्ट बालक होंगे। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट रूप से लिखा भी हुआ है कि प्रतिभाशाली बालक जो है वो भी आएंगे विशिष्ट बालकों में। इसके अलावा धीमी गति से जो बच्चे कमजोर है पढ़ने में वो भी आएंगे। शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों की पहचान, शैक्षिक रूप से पिछड़े बालक यानी कि जो पढ़ाई में पिछड़े हुए बालक हैं वो भी विशिष्ट बालकों में आएंगे। ठीक है, तो ये सारे बच्चे, अस्थि बाधित बच्चे, अपवंचित बच्चे, यानी कि जिनकी हड्डियों में किसी प्रकार की समस्या है, जो समाज में जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उनको नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चे जिन्हें हम अपवंचित बालक कहते हैं। तो ये सभी बालकों के बारे में हम पढ़ेंगे। पिछड़े बालक कौन होते हैं या बाल अपराध क्या है, यानी कि जो छोटी उम्र में बच्चे चोरी करना, मारपीट करना, लड़ाई करना, ये सब सीख जाते हैं, इसके क्या कारण है, और समस्यात्मक बच्चे क्या होते हैं। तो समस्यात्मक बच्चों का मतलब क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं, आपकी अगर 30 बच्चे हैं क्लास में तो ऐसे बच्चे एक दो जरूर होंगे जो झूठ बोलते होंगे। ठीक है, जो कक्षा में लेट से आते होंगे तो ऐसे बच्चों को हम समस्यात्मक बच्चे कहते हैं। जो दूसरों से लड़ाई करते होंगे, तो समस्यात्मक बालकों की पहचान हम कैसे करते हैं, समस्यात्मक बालकों के क्या लक्षण है, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर दृष्टि बाधित या वाणी बाधित बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे बच्चे जो देखने में जिनको समस्या, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, जो वाक दोष यानी कि जो हकला कर बोलते हैं या जो तुलतुला कर बोलते हैं, ऐसे बच्चों की पहचान हम कैसे करते हैं, ऐसे बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं, ऐसे बच्चों का हम वर्गीकरण कैसे करते हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर श्रवण बाधित बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जो सुन नहीं पाते हैं, तो इनके लिए हम किस प्रकार से, इनकी श्रवण विकलांगता किस प्रकार की, यानी कि कितने हद तक ये नहीं सुन पाते हैं, इनके लक्षण क्या है, श्रवण बाधितों की पहचान, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मानसिक मंद बालक, अवधारणा, परिभाषा, पहचान तथा विशेषताएं। मानसिक रूप से मंद बालक आखिर में होते क्या है। ठीक है, मानस मंद बालक भी इनको कहते हैं और धीमी गति से सीखने वाले बालक भी कहते हैं। मंद बुद्धि बालक की क्या पहचान होती है और इन बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, इनमें किस प्रकार से लेखन अयोग्यता होती है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद देखिए समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियां, टीएलएम एवं अभिवृत्तियां। तो समावेशी शिक्षा के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि दृष्टि बाधित बच्चे हैं तो किस प्रकार से इनके लिए हम क्या कर सकते हैं जिससे इन्हें कुछ दिखाई दे, या ऐसे बच्चे जो उनको बिल्कुल नहीं दिखाई देता, इनकी शिक्षा का प्रबंध हम कैसे करें, यानी कि ब्रेल लिपि के माध्यम से, या कैसे इनको हम पढ़ा सकते हैं, ये हम जानेंगे। ठीक है, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए मानसिक अंकगणित, विशेष विधियां, अभिभावकों की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, अभिवृत्ति, अर्थ विशेषताएं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स क्या क्या है। तो समावेशी बच्चों की अधिगम की जांच, यानी कि उन्होंने जो सीखा उसका हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर हम पता लगा सकते हैं, और इसके अलावा बुद्धि परीक्षणों के आधार पर, तो देखिए व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, सामूहिक बुद्धि परीक्षण,
या व्यक्तिगत और सामूहिक बुद्धि परीक्षण में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो इन सभी के द्वारा हम बच्चों की जो सीखने की योग्यता है या उन्होंने कितना सीखा, उनके अधिगम को जांचने के लिए हम अलग अलग, जैसे कि टीएटी परीक्षण है, सीएटी परीक्षण है, इन सभी का हम प्रयोग करके बच्चों के उन्होंने कितना सीखा है, इन सब के बारे में हम जान पाते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पढ़ने लिखने आता उनके लिए हम शाब्दिक परीक्षण करते हैं, जिनको पढ़ने लिखने नहीं आता उनके लिए अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियां और ब्रेल लिपि। तो ऐसे बच्चे जिनको देखने में दिक्कत है वो तो ब्रेल लिपि का यूज करते ही हैं। इसके अलावा दोस्तों और भी कौन कौन सी शिक्षण विधियां जिसके माध्यम से वैसे बच्चे जो सुन नहीं सकते उनको हम पढ़ा सकते हैं, या जिन्हें बोलने में समस्या उनको पढ़ा सकते हैं। तो मंद बुद्धि बालक एवं शिक्षण विधियां, मानसिक मंदितों की शिक्षा में शिक्षक की भूमिका, पिछड़े बालक की शिक्षा, वाणी बाधितों हेतु कक्षा प्रबंधन। चूंकि ये सब चीजें आपके सिलेबस में दी हुई है, इसका रीजन यही है कि चाहे आपकी कक्षा में दृष्टि बाधित बच्चा हो, चाहे वाणी बाधित बच्चा हो, चाहे श्रवण बाधित बच्चा हो, किसी को सुनने में दिक्कत, किसी को बोलने में दिक्कत, किसी को देखने में दिक्कत, तो ऐसे बच्चे अगर आपकी क्लास में आ रहे हैं तो आप किस प्रकार से उनको पढ़ाएंगे या किस प्रकार से उनके मनोविज्ञान को समझ करके आप उनको शिक्षा देंगे। इसी वजह से यहाँ पर इन सभी के बारे में, सभी बच्चों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ाया जाता है कि इनके क्या लक्षण है, क्या पहचान, कैसे पहचान करोगे आप। तो मेनली सारे लक्षण तो लगभग दिखते ही हैं, जिसकी वजह से देख करके ये मैक्सिमम चीजें हम जान पाते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए हमको ये सारी चीजें बताई जा रही है। एक शिक्षक के तौर पर हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए। जब हम बच्चों को पढ़ाने जाएं तो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके के शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम इन बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं और अपनी बातों को, अपने ज्ञान को इन तक बांट सकते हैं। तो शिक्षण आयु, विकलांग बालक व शिक्षण पद्धति, दृश्य श्रव्य सामग्री, विकलांग शिक्षा, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि पठन तत्परता क्रियाएं, ब्रेल के प्रकार, ब्रेल लिपि बार बार एग्जाम में पूछा, इसको मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी क्लास में। फिर है समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन या मार्गदर्शन। तो निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में हम पढ़ेंगे। निर्देशन कार्यक्रम का क्षेत्र, निर्देशन के उद्देश्य, विद्यालयों में निर्देशन, जैसे कि एक कक्षा में एक टीचर पढ़ा रहे हैं, बाकी बच्चे सुन रहे हैं, तो उनके निर्देश को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। तो निर्देशन में एक व्यक्ति बोल रहा है और बहुत सारे व्यक्ति सुन रहे होते हैं। ठीक है, तो निर्देशन के प्रकार, विशिष्ट विद्यालय में निर्देशन व्यवस्था, निर्देशन में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, विद्यालयों में निर्देशन का उत्तरदायित्व, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है समावेशी बच्चों हेतु परामर्श की अवधारणा। तो परामर्श का अर्थ एवं परिभाषाएं। परामर्श क्या होता है दोस्तों? तो दो व्यक्तियों के बीच का कन्वर्सेशन होता है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सलाह देता है। परामर्श की आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्शदाता, परामर्शदाता के क्या गुण होते हैं, जो सलाह देने वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं। फिर है मार्गदर्शन एवं परामर्श में क्या संबंध होता है, परामर्श के रूप या प्रकार, परामर्श की विधियां, निर्देशात्मक परामर्श, अनिर्देशात्मक परामर्श, समन्वित परामर्श, इन सभी के बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। फिर है परामर्श में सहयोग देने वाली कौन कौन सी संस्थाएं हैं। तो देखिए, परामर्श यानी कि बच्चों को अगर कोई समस्या आती है उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी प्रकार की, या उनको कोई व्यक्तिगत रूप से कोई भी समस्या उनके जीवन में आती है, तो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बच्चों के समस्याओं का निराकरण करती है। तो विद्यालय एवं परामर्शदाता। तो विद्यालय में शिक्षक तो हमेशा 24/7 बच्चों के लिए आजकल उपलब्ध हो गए हैं, जब से मोबाइल फोन्स हैं, तो बच्चे अपनी सारी समस्याओं को शिक्षकों से तो पहुंचा ही देते हैं, उनको बता ही देते हैं शिक्षकों को। अध्यापकों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं, अभिभावकों की परामर्शदाता से अपेक्षाएं, समाज की परामर्शदाता से अपेक्षाएं, परामर्श में सहयोग देने वाली जो संस्थाएं हैं, जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश जो कि इलाहाबाद में स्थित है, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान के कार्य, प्रमुख विभाग एवं अधिकारी, पर्यवेक्षण के उद्देश्य, निरीक्षण तंत्र, निरीक्षण के प्रकार, निरीक्षण की विधियां, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां, बालकों की शिक्षा में समुदाय का महत्व, सरकारी व गैर सरकारी संगठनों का परामर्श में योगदान। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे यहाँ पर परामर्श में सहयोग देने वाली संस्थाओं के बारे में। फिर लास्ट में आता है बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। तो बाल अधिगम यानी कि जब बच्चा सीख रहा होता है तो उसमें निर्देशन और परामर्श का क्या महत्व होता है। आप सभी को पता है बच्चा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कच्ची मिट्टी के समान होता है, जिसको अच्छे से बना करके, शेप दे करके, पका करके शिक्षक उसको जीवन में भेजते हैं, उसके यानी कि उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैं। शिक्षक उसको किस तरीके से उसको पकाते हैं, किस तरीके से उसको बनाते हैं, तो ये सारे काम एक शिक्षक करता है, क्योंकि बच्चा तो बस एक मिट्टी का
आकार लेकर के ही आता है विद्यालय में। उसको तराशने का काम, उसको सजाने का काम, उसको बनाने का काम एक शिक्षक ही करता है। तो शैक्षिक निर्देशन का आप समझ सकते हो कि कितना महत्व। अगर बच्चों को निर्देशन अच्छे से मिले, परामर्श अच्छे से मिले, तो वो अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। तो शैक्षिक निर्देशन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और खासकर शिक्षा से संबंधित निर्देशन अगर कोई देने वाला हो, कोई शिक्षक हो, अच्छे से बताने वाला हो, तो बच्चा बहुत आगे जाता है। परामर्श का क्या महत्व है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्देशन एवं परामर्श में प्रमुख रूप से क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, और निर्देशन एवं परामर्श से संबंध। तो मैंने कहा कि निर्देशन में एक व्यक्ति बोल रहा है और कई सारे व्यक्ति सुनते हैं उसकी बातों को, लेकिन जो परामर्श होता है मैक्सिमम दो व्यक्तियों के बीच में होता है। एक व्यक्ति परामर्शदाता होता है, दूसरा परामर्शग्राही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों का जो पूरा का पूरा सेकेंड पेपर है आपके थर्ड सेमेस्टर का, अच्छे से मैंने यहाँ पर पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी और आप लोग सारे के सारे क्लासेस को अच्छे से देखेंगे। जो आपका फर्स्ट पेपर है शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, अगर आपने नहीं देखा है उसका सिलेबस, तो आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा का पूरा यहाँ पर देखने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी इस पेपर में, और अगर समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा रेड कलर का, उसको भी क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या होने पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।